नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 11 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़े हुए सभी वीडियोज़ को जाके अभी के अभी देखिए। और सबसे ज़रूरी बात, इन सारे वीडियोज़ के टॉपिक मतलब सेट वाइज क्विज चलते हैं 3:30 बजे दिन में, ठीक है। तो उसमें यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप जुड़िए मेरे ग्रुप से और 3:30 बजे दिन में क्विज़ कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। देखिए, यूँ तो महमूद गजनवी के दरबार में बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार देखें तो उत्बी जो था वो महमूद गजनवी के दरबार का इतिहासकार था, ठीक है। उत्बी ने किताब उल यामिनी नामक पुस्तक की रचना की थी। किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बात करते हैं हम लोग हसन निजामी की। हसन निजामी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था। उसने ताज उल मासिर नाम की ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। बात करते हैं फिरदौसी की, तो फिरदौसी जो था वह भी महमूद गजनवी के कार्यकाल में ही कवि था, लेकिन इनके दरबार में नहीं था, ठीक है। उसने शाहनामा की रचना की थी और इस शाहनामा को लेकर के जब वो पहुंचा मोहम्मद गजनवी के दरबार में, तो मोहम्मद गजनवी ने उसे प्रत्येक शब्द के लिए, उसमें लिखे गए प्रत्येक शब्द के लिए 1-1 दिरहम की राशि अदा की, ठीक है। इस फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है, पूर्व का होमर। चंद्रबरदाई की बात करें तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी की पूरी कहानी उसमें लिखी गई है हिंदी में। ये उस समय हिंदी में लिखी गई शायद पहली ग्रंथ थी, ठीक है। क्लियर इतिहासकारों ने नहीं कहा, लेकिन ये फैक्ट है कि ये शायद पहला ग्रंथ रहा था उस समय हिंदी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले का है, जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ होगा उस समय का ये क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से भी समझेंगे। देखिए, कहा गया है कि जिनको राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता, इसके बारे में पूछा गया है। लेकिन अब क्या है कि अब सारे जितने कर आते हैं सब में राज्यों का हिस्सा होता है। पहले क्या होता था कि सीमा कर, उत्पादन शुल्क और सेवा कर, ये तीनों जो होते थे ये अलग अलग हुआ करते थे। अब सबको मिला के जीएसटी के अंदर ला दिया गया है। तो अब जीएसटी जैसे ही आप मान लीजिए कोई भी चीज़ आप जाके खरीदते हैं कहीं, या फिर कोई सेवा लेते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर में लड़की जाके बाल कटवाती हैं, तो क्या होगा, उनसे कुछ जो पैसा लिया जाएगा उस पर टैक्स जुड़ा हुआ था। देखिएगा आप लोग लिखा रहता है SGST, CGST मतलब स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और IGST भी जुड़ा रहता है। तो स्टेट और सेंट्रल का आधा आधा पार्ट वहीं पे कर दिया गया। तो अब ऐसा नहीं रह गया कि राज्यों को नहीं मिलता, राज्यों का अंग उसमें होता है, ठीक है। और ये तो पहले से ही था कि रेलवे जलयान यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पे, रेल किराए भाड़े पे, माल प्रेषण पे, सब पे मिलता था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। जीएसटी के आने के बाद इसमें बदलाव हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय घाटा सामान्यतः मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। देखिए, वित्तीय घाटा जो है वो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, उससे क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा भाई, तो यदि सरकारी खर्चे के कारण बढ़ी कुल मांग के अनुपात में कुल संभरण बढ़ाया जा सके तो ये जो वित्तीय घाटा है उसको रोका जा सकता है, या फिर मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। केंद्रीय सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोतों में महत्व के सर्वाधिक घटते आधार पर कौन सा है। देखिए, ये भी क्वेश्चन उस समय पहले का ही रहा होगा, इसलिए इसमें सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और हम बात करते हैं सेवा कर की, तो ये तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर जो भी कह सके उस सारा किसके अंदर आ गया, हमारा जीएसटी के अंदर आ गया है। जीएसटी में आप लोग जानते हैं कि 5 स्लैब्स है। जीरो को यदि छोड़ दे फिर भी उसमें देखते हैं हम लोग 5, 12, 18, 28 ऐसे करके स्लैब्स है, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारा कुछ आ चुका है। और आयकर और निगम कर ये हमारे केंद्र सरकार को दिए जाने वाले सबसे बड़े टैक्सेज में से आते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स किससे आता है, तो निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स। उसके बाद आता है हमारा आयकर सेकंड नंबर पे। ये हमारे केंद्रीय सरकार के राजस्व के मुख्य साधन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किससे आता है, निगम कर से, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो इस स्थिति में वह क्या करता है। देखिए, यदि निकटवर्ती राज्य का यदि उसको प्रशासक नियुक्त कर दिया, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही एक आप लोग को ताज़ा तरीन मामला सामने आया होगा कि भगत सिंह कोश्यारी जो थे
उनको महाराष्ट्र और गोवा दोनों का राज्यपाल बनाया गया था। क्योंकि दोनों पास पास में ही थे तो दोनों का कार्यभार एक आदमी को दे दिया गया था। उस समय राज्यपाल वहाँ पे नहीं थे, अभी तो वहाँ पे राज्यपाल नए आ गए हैं। अच्छा, वहाँ पे नए राज्यपाल कौन आए हैं इसके बारे में आप लोग बताइएगा। एक हिंट और बता देते हैं, वो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, मतलब अभी के इलेक्शन कमिश्नर जो चेंज हुए वही थे, और उनको उठा के बना दिया गोवा का राज्यपाल। तो आप लोग बताएंगे उनका नाम क्या है। तो अभी हम बात करते हैं कि यदि दो राज्यों में राज्यपाल जो है एक बना दिया जाए तो वे क्या करेंगे। क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है कि वो बिना उसके पास किए कोई भी बिल उस राज्य में पारित नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसको सलाह भी लेनी पड़ती है अपने मंत्रिमंडल से, उस राज्य के मंत्रिमंडल से। लेकिन उसके पास कुछ अपना विवेकाधिकार भी है, मतलब खुद का अधिकार कि हमको जो मन करेगा वो भी हम कर सकते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, सेम उसी तरह का वर्क राज्य में राज्यपाल का होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि उसे वो दो राज्यों का बन गया तो वहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो देखिए, वह जो होगा राज्य की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा। अब एक जगह तो वो सलाह ले रहा है तो दूसरे राज्य में भी जाकर सलाह लेगा नहीं, वो अपने विवेकाधिकार से भी कुछ कर सकता है, यानी कि वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये 153 में ऐसा वर्णित है संविधान के 153 अनुच्छेद में कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक राज्यपाल मतलब दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। ये 153 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 153 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। मलक्का जल डमरू मध्य किसके बीच पाया जाता है। देखिए, जल डमरू मध्य कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट क्या होता है, देखिए, जब दो स्थानों को, ये एक भूमि है और ये एक भूमि है मान लीजिए, इसके बीच में ये क्या है, मान लीजिए पानी है। तो दो मुख्य भूमियों को यदि कोई पानी का क्षेत्र जोड़ता है उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट, यानी कि जल डमरू मध्य या जल संधि को क्या क्या बोलते हैं, जल संधि, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट, इसी को बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, यानी कि मलक्का जल डमरू मध्य क्या है। इसके लिए मैंने एक मैप लगाया, बड़ा सुंदर सा मैप है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, ये है हमारा, ये है पूरा मलेशिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा मलेशिया है। मलेशिया के इस सबसे किनारे वाले भाग पे एक छोटा सा देश है लेकिन बड़ा ही उन्नत है, सिंगापुर, ठीक है। और ये हो गया हमारा इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया जो है वो बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना है। आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आइलैंड से बन के मिल के बना हुआ कंट्री कौन सा है, तो हमेशा आप लोग मारिएगा क्या, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में क्या है कि ये द्वीप है आपका सुमात्रा, ठीक है, और नीचे में एक पड़ता है जावा। देखिए, वो मैं दिखाने की कोशिश किया है मैंने, अच्छा नहीं है इसमें, अगले स्लाइड में आपको दिखेगा। तो नीचे में जावा पड़ता है और ये हो गया सुमात्रा, ठीक है। तो ये हो गया इंडोनेशिया और इधर हो गया आपका मलेशिया। तो इन्हीं दोनों के बीच में देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मलक्का स्ट्रेट, दिख रहा है ये मलक्का स्ट्रेट, यानी कि मलक्का स्ट्रेट जो है वो मलेशिया और किसके बीच, इंडोनेशिया के बीच है। अब हम लोग बढ़ेंगे एक एक करके क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए ऑप्शन है हमारे पास मलेशिया और इंडोनेशिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट है। स्ट्रेट समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने मैप लगाया है एशियान कंट्रीज के बारे में, देखिएगा ध्यान से। देखिए, आसियान देशों की संख्या 10 है। इसको कैसे आप लोग याद रखेंगे वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। मैप को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा इंडिया को म्यांमार से अलग करता हुआ एक पहाड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं आराकाम योमा, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है आराकाम योमा। इससे भारत जो है वो म्यांमार को अलग करता है। भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, तो आराकाम योमा पर्वत। यही आगे बढ़ते हुए जाके वो जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, वो इसी पर्वत का भाग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं कैसे कैसे आसियान कंट्रीज है उनको याद करेंगे हम लोग। तो पहला आ जाएगा हमारा म्यांमार, हमारे साथ आप लोग बोलते चलिएगा, वीडियो आप देख रहे हैं तो आप बोलते रहिएगा साथ में। म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड। फिर देखिए, ये हो गया हमारा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तीन तीन का सेट लगा के चलेंगे, म्यांमार थाईलैंड,
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये हो गया पांचों देश। अब देखिए स्थिति आगे, यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। तो यहाँ देखिए ये जो है आगे निकल के यहाँ पे मिल जाता है हमको मलेशिया। ये कौन सा देश है? मलेशिया। और मलेशिया के ही नीचे में क्या मिलता है हमको? सिंगापुर। और ये मलेशिया जो था पहले ये पूरा बड़ा सा कंटिनेंट था, ये पूरा कंट्री था इतना बड़ा। बीच में कभी मतलब करोड़ों साल पहले अचानक ऐसा मतलब तूफान आया होगा, चक्रवात आया होगा कि ये दोनों द्वीप आपस में टूट गए यहाँ से, ठीक है। तो ये एक द्वीप अलग बन गया। इस द्वीप की बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैं अभी बता रहा हूँ। इस एक द्वीप पे तीन तीन देशों का कब्जा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश बन गया ब्रुनेई। कौन सा देश हो गया? ब्रुनेई, ठीक है। ये देखिए देश है ब्रुनेई। अब ब्रुनेई जब हो गया और इस पे मलेशिया का भी कब्जा है, क्योंकि मलेशिया यहाँ था और यहाँ था, तो मलेशिया का भी इस पे कब्जा है। और इस पे देखिए एक बोर्नियो द्वीप यहाँ पे दिख रहा है, ये इस पे कब्जा है किसका? इंडोनेशिया का। तो देखिए इस पे तीन तीन देशों का कब्जा हो गया। तो देखिए हम लोग याद कैसे करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब इसे याद करेंगे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। बोलते रहिएगा आप हमारे साथ। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। ये इतने देश हो गए। अब देखिए आगे कुछ देशों को और मैं बताता हूँ। अब ये हमारा हो गया इंडोनेशिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कुछ दिनों में डूबने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है वहाँ पे कि उसके जकार्ता राजधानी जो है उसको उठा के इस कालीमंतान द्वीप पर लाया जा रहा है। कहाँ लाया जा रहा है? देखिए यहाँ पे जूम आउट किया हुआ है, कालीमंतान द्वीप, यानी कि जो बोर्नियो द्वीप है उसी में कालीमंतान एक जगह है जहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाएगा अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारा इंडोनेशिया का जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप। देखिए ये है हमारा सुमात्रा द्वीप। इसमें बहुत सारी ज्वालामुखियाँ हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखियाँ कहाँ पे हैं? इसी सुमात्रा द्वीप पे। देखिए ये सुमात्रा द्वीप है और ये जावा द्वीप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और जल संधि मिलेगी, ध्यान दीजिएगा इस पे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए यहाँ पे भी पानी का रास्ता आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पानी का रास्ता दिख रहा है आपको। तो इस पानी के रास्ते पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुंडा जल संधि। कौन सा जल संधि? सुंडाल जल संधि। तो पूछेगा कि सुंडा जल संधि कहाँ है, या सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है, या सुंडा स्ट्रेट कहाँ है, तो कहाँ बताइएगा? तो जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले हम लोग प्रश्न की तरफ, मतलब अगले देश की तरफ। देखिए अगला देश कौन सा हमारा मिलेगा? अगला देश यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिलीपींस। देखिए ये हमारा है फिलीपींस। ये पूरा कौन सा देश है? फिलीपींस। तो इसमें हमारे 10 देश हो गए। 10 देश कौन कौन से हो गए? फिर से नाम लेते हैं हम एक बार। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 देश हैं, ठीक है। और ये तिमोर लिस्ट जो यहाँ पर दिख रहा है इसकी राजधानी होती है दिल्ली। इसको अभी ऑब्जर्वर कंट्री में रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आसियान कंट्री, यानी आसियान में 10 देश हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूरी है। मतलब परीक्षा, हर परीक्षा में आपसे पूछे ही जाते हैं, आप लोग देखते होंगे हर क्विज में आपसे हम पूछ देते हैं इससे क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा, जो कि सबसे पहले शांत सीमा के नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? शांत सीमा के नाम से जानी जाती है, उसका नाम बताएं। देखिए दो देशों को अलग करते हुए ये लाइन खींची नहीं जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर हर एक डिग्री पर इमेजिन की हुई लाइनें हैं, वही लाइन यहाँ से गुजरती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये लाइन यहाँ से पार हो रही है। इसके लिए मैंने एक मैप लगाया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है दोस्तों नीचे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हो गया अमेरिका और ये हो गया हमारा कनाडा। और ये लाल वाला जो लाइन दिख रहा है ना दोस्तों, ये लाल वाला लाइन यही क्या है? 49th पैरेलल, यानी कि 0 डिग्री से शुरू करते हैं यदि हम भूमध्य रेखा से, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते ये 49 डिग्री पर जो जा रहा है वो किस देश को अलग कर रहा है? वो अलग कर रहा है अमेरिका और
कनाडा को। इस तरह से और भी कुछ लाइनें हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उसको याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और भी लाइनें जो है उनको मैं लिख देता हूँ। 38th पैरेलल, कौन सा? 38 यानी 38वां पैरेलल जो है वो किस देश में पड़ेगा? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। किसको अलग करता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। बात करते हैं हम लोग 31th पैरेलल की। 31th पैरेलल जो है वो इराक और ईरान को अलग करता है, इराक और ईरान को अलग करता है। ठीक है, और बात करते हैं 17th पैरेलल की। 17वां पैरेलल जो है वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग करता है। ये अब एक ही देश है। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम नाम का कोई देश नहीं रहा है। ये पहले ऐसा एक बार बांटा गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखिए कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को यदि अलग करता हुआ कोई लाइन है तो वो कौन सा है? हमारा 17th पैरेलल। ठीक है, और 49 पैरेलल किसको अलग कर रहा है? तो वो कनाडा और यूएसए को अलग कर रहा है। इसको शांत हम सीमा रेखा भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ हम लोग। बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी? तो हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति जो थी वो शाह शुजा ने दी थी। ठीक है, ये 1651 में इसने ब्रिटिश को दिया था स्वीकृति कि आप यहाँ पर कारखाना लगाइए। इसके लिए हमें 3000 रुपये वार्षिक आप कर दीजिएगा, तब आपको हम बंगाल में फैक्ट्री लगाने देंगे। तो 1651 में इन्होंने मान लिया और उन्होंने ब्रिटिश को दे दिया कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन हैं मुर्शिद कुली खान, सियाजुद्दीन और अलीवर्दी खान, इसके बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे, कुछ काम आप लोग भी कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए इन तीनों के बारे में। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? देखिए K2 जो है दोस्तों वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हिमालय की बहुत सारी श्रेणियां हैं, इसको अलग तरीके से कैसे पढ़ना है यदि आप लोग कमेंट करेंगे, जब ज़्यादा कमेंट मैं देखूंगा तब इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा हिमालय क्लियर हो जाएगा। लेकिन कमेंट कीजिएगा आप लोग तब, ऐसे मैं वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। ऐसे बस मैं बता कर निकल जाऊँगा कि सर्वोच्च चोटी K2 जो है, जो इंडिया में है सर्वोच्च चोटी, ठीक है, वो काराकोरम श्रेणी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी घाट में बहने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसका क्या कारण है? देखिए पश्चिमी घाट में जो भी नदियाँ बहती हैं उसके डेल्टा नहीं बनाने का सबसे मेन कारण है कि वे खड़ी ढाल से आती हैं। ठीक है, खड़ी ढाल से आती है, उनका वेग जो होता है बहुत ही तेज होता है, इसलिए वो क्या करती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो सीधे आती है और जाके गिर जाती हैं अरब सागर में। वो डेल्टा नहीं बनाती, वो अपने साथ मिट्टी पत्थर सब ढो के नहीं लाती हैं, सीधा खड़खड़ा के आती है और निकल के अरब सागर में गिर जाती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी? FICCI, इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए ये क्यों बना था? ये एक संगठन है व्यापारियों का। ठीक है, तो देश में व्यापार को सही ढंग से चलाने के लिए ये मतलब गांधी जी के बहुत करीबी एक इंसान थे, GD बिरला। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब स्थापना हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। स्थापना कब हुई थी फिक्की की? 1927 में। अभी वर्तमान में फिक्की के चेयरमैन जो हैं उनका नाम है उदय शंकर। वर्तमान में फिक्की के चेयरमैन कौन है? उदय शंकर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने कल परसों एक वीडियो में किया था अपने सेट में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा संबंधी किए गए प्रयोगों की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया है अपने वीडियो में, इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएं क्या क्या असफलता के उसके कारण है। तो मैंने बहुत सारे कारण बताए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने का श्रेय जो है वो सिकंदर लोदी को जाता है। किसको जाता है? सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी के बारे में बात करें तो ये बड़ा हिंदुओं के प्रति बहुत ही असहिष्णु इसका विचार था। ठीक है, ये अपने जाति के उलेमा जो होते हैं, यानी कि जो जिसको मौलाना काजी ये सब नहीं बोलते हैं, मतलब ऊंचे दर्जे के जो लोग होते हैं, उनको खुश करने के लिए हिंदुओं से बहुत ज़्यादा वैर करता था। ऐसा स्थिति था कि इसने एक मंदिर को तोड़वा के उस मंदिर का एक एक पार्ट दे दिया था कसाईयों को मीट तोड़ने के लिए, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा के। ठीक है, तो इतना गंदा ये काम करता था। हाँ, मुस्लिमों के लिए भी इसने कुछ किए थे। मुस्लिम की महिलाओं को ये बोला करता था कि आपको पीर बाबा के पास मज़ार पे इत्यादि नहीं जाना है,
और भी उनमें कुछ ऐसे चलते थे, जैसे ताजिया निकाला जाता है जुलूस, वो बोला था कि आप लोगों को नहीं निकालना है, ये सारा चीज़ मना भी करता था। तो ये गुलरुखी के नाम से कविताएं भी लिखा करता था, ठीक है। बाकी आप लोग अलाउद्दीन खिलजी, दारा शिकोह, इब्राहिम लोदी के बारे में मुझे कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिन डायरी में किया? आप लोग भी डायरी लिखते होंगे डेली। कुछ लोगों का मतलब ये आदत है कि डेली हमने क्या किया इसके लिए एक डायरी लिखते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, इससे आप अपने आप को आंक पाते हो कि आज आपने क्या क्या किया। वरना बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पीछे देखते नहीं, आगे निकल जाते हैं। ठीक बात है, आप आगे निकल रहे हैं, लेकिन अपने आप को यदि सुधारते हुए आप आगे निकलते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। जैसे कुछ लोग 12 सेट तक प्रैक्टिस कर लिए, पढ़ लिए, लेकिन क्विज में ले आते हैं 5 नंबर, तो इससे कोई फायदा नहीं, आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। तो ये कौन ऐसा शासक था जो इन सब चीज़ों को अपने डायरी में नोट करता था? वह था दोस्तों बाबर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस पूरे मुगल शासन का एक क्रम पूछा जाता है, ठीक है, कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो अभी आप लोगों को मैं एक लाइन से याद करा दूं। तो पहले था बाबर, ठीक है। बाबर के बाद आया हुमायूं। बाबर के बेटा कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा भाजशाह। क्या याद रखिएगा? भाजशाह। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्रम है इसके वंश का, ये बार बार पूछा था आपसे एग्जाम में, याद रखिएगा आगे से। निम्नलिखित राज्य समूहों में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित है? अब यहाँ पे किस किस राज्य में कितने वन हैं इसके बारे में हम बात कर ले तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में वन का क्षेत्रफल जो है वो 79.96% है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में दोस्तों वन का क्षेत्रफल जो है वो 77.69% है, ठीक है। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में वन का परसेंटेज जो है वो 76.76 है। बात करते हैं हम लोग मिज़ोरम की। मिज़ोरम में वनों का परसेंटेज जो है वो 86.27% है। बात करते हैं नागालैंड की, इसमें 75.33% है। और अंडमान एंड निकोबार की बात करें दोस्तों तो इसमें 81% वन है। और यदि सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल यदि देखिए भारत में किस जगह पे है तो वह है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितना है? 90% भाग पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यदि पूछे कि पूरे भारत में सबसे अधिक वन परसेंटेज कहाँ पे है तो कहाँ पे मिलेगा आपको? लक्षद्वीप में। लेकिन ये हो गया यूनियन टेरिटरी। और यदि पूछे कि किस राज्य में है, यदि राज्य की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग मिजोरम को आंसर बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि आंसर क्या होगा। बोला है कि किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक क्षेत्रों पर वन आच्छादित हैं। देखिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश में भी है भाई, असम में नहीं है, नागालैंड में। ये गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड इसमें है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। असम में तो है नहीं इसलिए गलत है। इसमें नागालैंड, मध्य प्रदेश में नहीं इसलिए ये दोनों गलत है। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। इन तीनों में क्या है? 75% से अधिक है। पूरा डेटा मैंने लिख दिया है, आप लोग हो सके तो याद कर लीजिए। नहीं तो ये तो जरूर याद रखिए कि पूरे भारत में सबसे अधिक किसमें? तो लक्षद्वीप में 90%। राज्यों में सबसे अधिक किसका? तो मिजोरम का 86%। ये दोनों आप याद रखिएगा जरूर। और बाकी आंकड़ा मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ कि पूरे भारत में कैसे कैसे वनों का विस्तार है। आप लोग वीडियो को रिवीजन करते रहिए, किसी दिन मैं टेस्ट ले सकता हूँ पूरा 1 से 10 वीडियो तक का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है तो कम से कम उसे क्या करना होगा, ठीक है। देखिए एक एक करके मैं आपको क्लियर करते चलूँ। कह रहा है कि यदि कोई दल राज्य स्तर का दल ऑलरेडी है तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दल बनने के लिए क्या करना होगा। कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम यदि वह 4 राज्यों में, ध्यान दीजिएगा, वह 4 राज्यों में यदि अच्छा एक एक करके ऑप्शन से आंसर चलते हैं। पहला आता है कि 3 राज्यों में, यदि 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें, 3 राज्यों में लोकसभा की, किसकी?
लोकसभा के चुनाव में यदि 2% सीटें, जो इस साल के हिसाब से देखो, जो पिछला चुनाव हुआ था उसके हिसाब से यदि 11 सीटें वो जीतने में सफल होता है कोई राजकीय पार्टी, तो उसको क्या माना जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी मान लिया जाएगा। या फिर यदि कोई पार्टी लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। 4 राज्यों का जो मामला है वो कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा। यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा, क्या क्या, 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट यदि प्राप्त कर लेती है, टोटल वोट का कितना, 6% वोट यदि प्राप्त कर लेती है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? राष्ट्रीय दल मान लिया जाएगा। तो अभी हमारे देश में कुल मिला के 8 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं उसका मैंने एक लिस्ट यहाँ पर लगा दिया, आप ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा भारतीय जनता दल बीजेपी 1980 में से गठन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में से गठन हुआ था, इसकी नेता है मायावती, ठीक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 1925 में गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, वही एओ ह्यूम किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये शरद पवार की पार्टी है, 1999 में इसकी गठन हुई थी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तृणमूल कांग्रेस दीदी का पार्टी है, टीएमसी 1998 में इसका गठन हुआ। और नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करें तो 2013 में इसका गठन हुआ। ये सारी पार्टियां जो हैं ये राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है, राजकीय नहीं, राष्ट्रीय पार्टी हैं सारी पार्टियां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि अर्थव्यवस्था में मूलभूत व पूंजीगत उद्योगों में वृद्धि दर धनी उपभोक्ता वर्ग उत्पादों में वृद्धि दर से कम हो तो इसे निम्न में से क्या कहा जाएगा? तो देखिए, इसे कहा जाता है संरचनात्मक प्रतिगमन। क्या कहते हैं? संरचनात्मक प्रतिगमन कहते हैं। संरचनात्मक प्रतिगमन में क्या होता है कि 2 चीज़ों के आपस में मतलब कंपैरिजन करके एक अनुमान लगाया जाता है। जैसे हम बात करें वर्षा और धान की खेती,